हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू वीडियो। साथियों, अगर हम कल के डॉ जोन्स की बात करें तो वहाँ हमें गैप डाउन ओपनिंग देखने को मिलती है। प्रीवियस क्लोज जो था वो 30,000 के ऊपर था और ओपनिंग जो है 30,000 के नीचे हमें देखने को मिलती है। वहाँ से इस इंडेक्स में लगातार गिरावट होती है एंड इन द एंड अगर हम बात करें तो वहाँ लगभग 300 पॉइंट्स की हमें रिकवरी देखने को मिलती है। लेकिन ये रिकवरी उतनी मैटर नहीं करती क्योंकि डॉ जोन्स की जो क्लोजिंग है वो 30,000 के नीचे ही हमें देखने को मिल रही है। अब अगर हम इस इंडेक्स की ऑल टाइम हाई से यहाँ पे क्लोजिंग का ट्रेंड देखें तो लगभग यहाँ पर हमें 20% का डाउनफॉल देखने को मिलता है। और किसी भी इंडेक्स में इस तरीके के लार्ज इंडेक्स की अगर हम बात करें वहाँ मोर देन 20% का अगर डाउनफॉल या करेक्शन देखने को मिले तो वो ये इंडिकेट करता है कि वो इंडेक्स अब बियर मार्केट की ग्रैब में आ चुका है। अब यहाँ पे अगर हम नेस्डैक की बात करें तो यहाँ पे भी सेम सिनारियो आपको देखने को मिलेगा। प्रीवियस क्लोजिंग जो है वो एक 11,000 के ऊपर थी और डे के एंड तक होते होते यहाँ लगभग 10,870 के आसपास क्लोजिंग हमें देखने को मिलती है। अब अगर हम इसी नेस्डैक की बात करें तो ऑल टाइम हाई इसने बनाया था लगभग 16,000 के आसपास और वहाँ से देखा जाए तो इसमें अब तक लगभग 33% का करेक्शन हो चुका है। तो नेस्डैक भी डेफिनेटली बियर मार्केट की ग्रैब में आ चुका है। और S&P 500 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई से 22-23% का करेक्शन हमें देखने को मिल रहा है। वहीं अगर हम यूएस मार्केट में लिस्टेड दिग्गज स्टॉक्स की बात करें जैसे कि एसेंचर, तो इसमें भी आपको 35 से 40% का करेक्शन देखने को मिलेगा। अल्फाबेट की बात करें तो ये भी अपने ऑल टाइम हाई से अच्छा खासा करेक्टेड है। इनफैक्ट 1 ईयर में आप देखेंगे तो इसने 30% का डाउनफॉल दिखाया है। अमेजॉन की बात करें तो एक साल में इस स्टॉक ने भी 31% की गिरावट दिखाई है। अब अगर डॉ जोन्स यहाँ से 29,000 के और नीचे क्लोजिंग देता है तो टेक्निकली आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यूएस मार्केट में हमें बियर फेज देखने को मिल रहा है। अब अगर हम कुछ एनालिस्ट की माने, स्पेशली बात करें यहाँ पे रे डालियो, इनका मैं इंट्रोडक्शन दे दूँ। ये बहुत बड़े हेज फंड मैनेजर हैं, एक बहुत बड़ा हेज फंड है उसको ये मैनेज करते हैं। और एक और ख़ास बात इनकी ये है कि जो 2008 का रिसेशन आया था उसका सबसे पहला प्रेडिक्शन इन्होंने ही किया था। और एक बार फिर ये प्रिडिक्ट कर रहे हैं कि स्टॉक जो है अभी करंट मार्केट सिचुएशन से हम बात करें तो 20% का और डिक्लाइन हमें देखने को मिल सकता है अगर फेड जो है रेट को और भी ज़्यादा हाइक करेंगे तो। और वाकई में फेड ने अपनी गाइडेंस दे दी है कि वो नवंबर और दिसंबर यानी इस ईयर का एंड होते होते लगभग 125 बेसिस पॉइंट से रेट को हाइक करने वाले हैं। तो इससे क्लियर कट यही इंडिकेशन मिल रहा है कि फेड को कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि वहाँ पे इकोनॉमी रिसेशन में जा रही है या नहीं। उनका एक ही टारगेट है कि इन्फ्लेशन को 2% के लेवल पर लाना है। अब यहाँ पे बहुत सारे जो एनालिस्ट हैं वो करंट इकोनॉमिक सिचुएशन को 1970s के क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि उस समय पर भी वॉर लाइक सिचुएशन हमें देखने को मिल रही थी और इस समय पर भी रशिया और यूक्रेन के बीच में हमें वॉर लाइक सिचुएशन देखने को मिल रही है। चाइना ताइवान के बीच में हमें जो है तो एक वॉर लाइक टेंशंस बढ़ते हुए देखने को मिल रहे हैं और जिसकी वजह से सप्लाई डिमांड के जो इश्यूज़ हैं वो काफ़ी ज़्यादा डिसरप्ट हो चुके हैं। अदर देन दैट अगर हम इन्फ्लेशन की बात करें तो उस समय पर भी इन्फ्लेशन अपने पीक पर था और आज की अगर हम बात करें तो आज भी इन्फ्लेशन अपने पीक पर दिख रहा है। यही रीज़न है कि 1970s के इकोनॉमिक क्राइसिस को करंट सिनारियो से कंपेयर किया जा रहा है। और अगर 1970s के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें तो उस समय पर जब मार्केट में करेक्शन देखा गया था तो उसकी रिकवरी होने में लगभग 31 ईयर्स लग गए थे। आप देख सकते हैं ऑल टाइम हाई जो है 1966 में हमें देखने को मिला था और उसके बाद ये जो रिकवरी है ये हमें लगभग 1995 के बीच में देखने को मिली थी। इसके अलावा अगर हम बात करें 2008 के इकोनॉमिक क्राइसिस की तो यहाँ पर भी जो मार्केट की रिकवरी थी उसको रिकवर करने में 2 साल लग गए थे। ऑल दो इस रिकवरी के बाद हमें एक बार फिर से गिरावट देखने को मिली और फिर वापस से ये जो ऑल टाइम हाई है ये करंट इस 2008 के बाद से अगर बात करें तो 2013 में हमें ऑल टाइम हाई हिट करते हुए देखने को मिला। यानी कि लगभग 5 साल लग गए थे मार्केट को फुल्ली रिकवर होने में। फुल्ली इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे रिकवरी के बाद हमें फिर से गिरावट देखने को मिली और फिर वापस जब ऑल टाइम हाई लगा तो उसके बाद मार्केट जो है ऊपर ही जाता हुआ देखने को मिला था। इसके अलावा अगर हम 2016 के इकोनॉमिक क्राइसिस की बात करें उस समय पर यूएस और चाइना के बीच में ट्रेड वॉर हमें देखने को मिल रहा था। काफ़ी सारे इंपोर्ट एक्सपोर्ट ड्यूटीज़ हमें देखने को मिल रहे थे और उसमें अगर आप देखेंगे तो ये रिकवरी भी लगभग 2 साल में हमें देखने को मिली थी।
एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट 2020 के अगर हम क्राइसिस की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि बहुत शार्प रिकवरी हमें देखने को मिली। विद इन 1 ईयर यहाँ पे ये जो मार्केट है वो रिकवर करता हुआ देखने को मिला था। फिट ने जो रेट हाइक किए थे और जो गाइडेंस दी थी उसको मैंने इस शॉर्ट्स में कवर किया था, और वहाँ पे निफ्टी के जो सपोर्ट लेवल्स बताए थे वो 17,500, 17,300 और 17,000 के लेवल बताए थे कि यहाँ तक निफ्टी में आप करेक्शन जो है एक्सपेक्ट कर सकते हैं। हालांकि मार्केट में मैंने इतनी ज़्यादा निफ्टी की स्पेशली बात करूँ तो करेक्शन एक्सपेक्ट नहीं किया था। उसका रीज़न ये है कि हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है वो फिलहाल यूएस और यूरोप के कंपैरिजन में काफ़ी अच्छी चल रही है। अब आप बोलेंगे इकोनॉमिक कंडीशन अच्छी कैसे है, रुपी की अगर हम बात करें तो एज़ कम्पेयर टू यहाँ पे यूएस डॉलर आप देखेंगे कि रुपी जो है वो काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन कर गया है। लेकिन अगर आप यहाँ पे यूएस डॉलर के कंपैरिजन में यूरो को देखें तो वो भी काफ़ी ज़्यादा डिक्लाइन किया है। न सिर्फ यूरो, इवन कोई सी भी करेंसी आप उठा के देखिए, चाइनीज़ युआन की बात कीजिए तो वो भी काफ़ी ज़्यादा यहाँ पे डिप्रिशिएट किया है। इनफैक्ट अगर हम यहाँ पे जैपनीज़ येन की बात करें तो वहाँ पे भी आपको काफ़ी ज़्यादा डिप्रिशिएशन देखने को मिलेगा। लेकिन वहीं अगर हम इंडियन रुपीस को कंपेयर करते हैं यूरो के कंपैरिजन में तो आप देखेंगे कि हमारी करेंसी जो है काफ़ी अच्छा यहाँ पे अप्रिशिएट की है। इनफैक्ट चाइनीज़ युआन के भी कंपैरिजन में हमारी करेंसी जो है तो पिछले 1 साल में अप्रिशिएट ही की है। और इसका मेन रीज़न है क्रेडिट गोज़ टू आरबीआई। जिस तरह से यहाँ पे आरबीआई ने रुपी को मैनेज किया है, काफ़ी ज़्यादा मैनेज किया। आप देख सकते हैं यहाँ पे इंडियन फॉरेक्स की अगर हम बात करें तो नियर 2 ईयर लो पर हमें देखने को मिल रहा है। और उसका मेन रीज़न यही है कि इन्होंने भर भर के यूएस डॉलर को सेल ऑफ किया है ताकि रुपीज़ को डिप्रिशिएट होने से बचाया जा सके। यहाँ पे रुपीज़ और डॉलर में भी डिमांड एंड सप्लाई का ही गेम चलता है। जब इन्होंने डॉलर की सप्लाई बढ़ाई तो थोड़ा बहुत वहाँ पर रुपी जो है डिप्रिशिएट होने से बचा है। और देखिए इंडेक्स जो है वो सारा सब कुछ आपको बता देता है। यहाँ पे आप देखेंगे निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो यहाँ पे 31% हमें डाउन देखने को मिलता है। न सिर्फ निफ्टी आईटी इंडेक्स, इसके जितने भी स्टॉक्स हैं आप देखेंगे काफ़ी ज़्यादा करेक्शन हो गया है। उसका मेन रीज़न ये है कि जितनी भी आईटी स्टॉक्स हैं उन सभी का अगर आप बिजनेस देखेंगे तो लगभग अगर मैं ऑन एन एवरेज बात करूँ तो मोर देन 50% जो बिजनेस है वो आपको यूएस यूरोप से देखने को मिलेगा। इनफैक्ट कुछ कंपनीज तो ऐसी हैं कि उनका 70% भी बिजनेस आपको यूएस यूरोप से ही देखने को मिलता है। और यही रीज़न है कि यहाँ पे ये स्टॉक्स डाउन है, क्योंकि वहाँ अगर इकोनॉमिक स्लो डाउन देखने को मिलेगा तो डेफिनेटली वहाँ बिजनेस में डिमांड घटेगी और उससे इन कंपनीज़ की अर्निंग और प्रॉफिटेबिलिटी पे फ़र्क पड़ेगा। और यही रीज़न है कि मार्केट यहाँ पे इन स्टॉक्स को काफ़ी ज़्यादा करेक्ट कर दिया है। लेकिन ऐसा इसका मतलब ये नहीं है कि ये स्टॉक यहाँ से गिरते गिरते ज़ीरो हो जाएंगे। ये साइकिल है जो चलती रहती है। आज रिसेशन आया है, अगेन फिर जब रिसेशन काफ़ी ज़्यादा हो जाएगा, अभी हालांकि आया तो नहीं है रिसेशन, मार्केट एक्सपेक्ट कर रहा है कि रिसेशन आएगा, हो सकता है आ भी जाए, नेक्स्ट ईयर आपको देखने को मिल जाए। लेकिन यही जो इंटरेस्ट रेट हैं बढ़े हैं इसी रिसेशन को कंट्रोल करने के लिए, और रिसेशन से इकोनॉमी को निकालने के लिए इंटरेस्ट रेट कट भी किए जाएंगे। और उस समय पर यहाँ पे सप्लाई डिमांड इश्यूज़ जो हैं काफ़ी हद तक रिजॉल्व हो जाएगा। और जो यहाँ पे हमें इकोनॉमिक स्लोडाउन देखने को मिला है, इनके बिजनेस में जो डिमांड घटने का जो एक्सपेक्टेशन है वो काफ़ी हद तक कम हो जाएगा और फिर इनके बिजनेस में रिवाइवल आपको देखने को मिल सकता है। तो डेफिनेटली ये मौका है यहाँ पर इस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करने का, क्योंकि जितने अंडर वैल्यूड ये स्टॉक्स अभी हुए हैं, ना सिर्फ मैं आईटी स्टॉक्स की बात कर रहा हूँ, यूएस इंडेक्स में भी अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वहाँ पर अमेजॉन, अल्फ़ाबेट और भी दिग्गज स्टॉक्स जो हैं काफ़ी अच्छे करेक्शन पर अवेलेबल हैं। तो वो अपॉर्चुनिटी आपको मिस नहीं करनी चाहिए और एसआईपी वे में धीरे धीरे उसको एक्यूमुलेट करने की कोशिश कर सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर हम इंडियन लिस्टेड स्पेस में बात करें, जो हमारी ऐसी कंपनीज हैं जो इंडिया में बिजनेस करती हैं, फॉर एग्जांपल की बात करें डीमार्ट, आप देखेंगे इसमें बहुत ज़्यादा आपको करेक्शन देखने को नहीं मिलेगा। एचयूएल की बात करें तो ये भी अपने नियर ऑल टाइम हाई के ही आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है। आईटीसी की बात करें तो इसका भी बिजनेस आपको इंडिया में ही देखने को मिलता है और यहाँ पे भी आप देखेंगे नियर अबाउट ऑल टाइम हाई आईटीसी हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिलता है। बैंक निफ्टी की बात करें तो इसने तो अपना ऑल टाइम हाई हिट ही कर दिया था। तो ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि हमारी अभी फ़िलहाल जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो काफ़ी अच्छी है और ये सारे बिजनेस जो हैं वो काफ़ी अच्छा कर रहे हैं। अभी रिसेंटली अक्टूबर के फर्स्ट वीक में ही आपको डीमार्ट का रिजल्ट और उनकी बिजनेस अपडेट देखने को मिल जाएगी, तो आप वहाँ पे देख सकते हैं कि इनका बिजनेस किस तरीके से चल रहा है। बात करें हम टाइटन की, टाइटन भी इस समय पर ऑल टाइम हाई के ही आसपास हमें ट्रेड करता हुआ देखने को मिल रहा है।
और साथियों, अगर मार्केट में स्टॉक्स में करेक्शन होता है और आप अगर अगले 10-20 साल के लिए आए हैं तो आपको ये अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करनी चाहिए, क्योंकि डेफिनेटली कंजम्पशन साइड से अगर हम बात करें तो आगे आने वाले 10-20 सालों में इंडिया में बर्गर, पिज़्ज़ा, कॉफ़ी का कंजम्पशन, इनफैक्ट यहाँ पे सॉफ्ट ड्रिंक्स की अगर हम बात करें वरुण बेवरेजेस लिमिटेड, तो उसका भी कंजम्पशन आपको अगले 10-20 सालों में यहाँ से 10-20 गुना भी होता हुआ देखने को मिल सकता है। अदर देन दैट, यहाँ पे अगर हम इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो आपको कंट्री में और भी ज़्यादा एयरपोर्ट, रोड, यहाँ पे रेलवे का भी मॉडर्नाइजेशन देखने को मिलेगा। तो डेफिनेटली इन सारे स्पेस में आपको अच्छी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। और सिर्फ यही नहीं, इलेक्ट्रॉनिक सेगमेंट की अगर हम बात करें तो यहाँ पे भी आपको एक हैवी ग्रोथ देखने को मिल सकती है। एंड डाउन द लाइन जब आप यहाँ से आगे 10-20 साल आगे होंगे, तब आप पीछे मुड़कर देखेंगे तो आपको लगेगा कि ये एक अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती थी। जिस तरीके से हमें यहाँ पे ये लेवल्स देखने को लगते हैं कि काश ये करेक्शन के अच्छे लेवल थे, अगर यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर दिया होता, चाहे 2008 के क्राइसिस की बात करें, तो एक हैवी रिटर्न और एक बेहतरीन जो है तो हमें वहाँ पे रिटर्न मिल सकते थे। आप निफ्टी की देखिए, 2020 में इसने 7,500 का अपना लो लगाया था, लेकिन अगर हम 2016 की बात करें तो वहाँ पे भी ये लगभग 7,000 के आसपास था, और वहाँ से आप देखेंगे तो निफ्टी ने 17,000, 18,000 तक का सफ़र तय कर लिया है। मिंट का एक आर्टिकल है जिसको मैं आपके साथ शेयर कर देना चाह रहा हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मिंट ने ये शेयर किया था कि अगर हर्षद मेहता का जो स्कैम आया था उस समय पर सेंसेक्स के ऑल टाइम हाई पे अगर आपने वन टाइम इन्वेस्टमेंट किया होता और अभी तक होल्ड किए होते तो आपको हर साल 9.5% CAGR के हिसाब से रिटर्न मिले होते। वहीं पर अगर हम .com बबल की बात करें जो कि 2000 के पास में हुआ था, वहाँ पे 2000 में ऑल टाइम हाई लगे थे। उस समय इंटरनेट स्टॉक्स जो हैं वो बहुत ज़्यादा रैली कर रहे थे। उस समय पर भी अगर आपने इन्वेस्टमेंट किया होता ऑल टाइम हाई पर वन टाइम इन्वेस्टमेंट, तो अभी तक आपको 11% CAGR से रिटर्न मिल चुके होते। और 2007 की अगर हम बात करें, जब हाई लगा था 2008 के रिसेशन से पहले, वहाँ आपने अगर सेंसेक्स में इन्वेस्टमेंट किया होता तो तब से लेकर के अब तक वन टाइम के इन्वेस्टमेंट पर आपको 7.5% के रिटर्न मिले होते। लेकिन साथियों, ये रिटर्न आप मैक्सिमाइज कर सकते थे अगर आप हर 10% के फॉल पर SIP किए होते, तो ये रिटर्न आपके 3% ऐड हो जाते सभी में। और अगर आप निफ्टी के हाई ग्रोथ ब्लू चिप स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट करते हैं तो मुझे लगता है कि ये जो रिटर्न है आपके वो +5 भी हो सकते थे। तो कुल मिलाकर के आपको अभी अगर बाई ऑन डिप्स करना है, SIP करना है छोटी छोटी क्वांटिटी में, हर 10% के फॉल पर आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। और जो स्टॉक्स बहुत ज़्यादा टूट गए हैं, स्पेशली अगर हम IT स्टॉक्स की बात करें, तो वहाँ 5% के फर्दर फॉल पर आप धीरे धीरे एक एक क्वांटिटी उसको फर्दर अपने पोर्टफोलियो में फॉर द लॉन्ग टर्म ऐड कर सकते हैं फॉर द बेटर रिटर्न। तो साथियों, आज की वीडियो में बस इतना ही। कंटेंट अगर आपको अच्छा लगा हो, वीडियो को लाइक कर सकते हैं एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अवर चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।